हाय गाइस, माई सेल्फ सीए जय चावला। इस वीडियो में AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे और ये क्विक रिवीजन करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं अपने चार्ट्स के साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी हैं और इसके साथ साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को भी रेफर किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर ये आपको सारी चीज़ें चाहिए सो दैट आप AS15 को बहुत अच्छे से कर सको तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो ये सारे नोट्स को। ठीक है, आपको मिल जाएगा लिंक। अब पूरा शुरू करते हैं अच्छे से AS15 को, क्विक रिवीजन करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स। पूरा अंत तक सुनिएगा, मेरा गारंटी है कि वीडियो सुनने के बाद, कंप्लीट वीडियो सुनने के बाद आप इसमें बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस गैदर कर पाओगे। चलिए, AS15 का नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सबसे पहले AS15 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? AS15 सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट ESOP। अगर हम अपने एम्प्लॉय को ESOP देते हैं तो उसके ऊपर AS15 नहीं लगेगा। बाकी दुनिया भर के जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट देते हैं, चाहे वो बोनस हो, सैलरी हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो, सारे के सारे बेनिफिट्स के ऊपर AS15 एप्लीकेबल होता है। AS15 कहता है कि कुल मिला के जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स और टर्मिनल बेनिफिट्स। आप बोलोगे सर ये अदर क्यों है? क्योंकि एक्चुअली ये वाले और ये वाले दोनों एक तरीके से लॉन्ग टर्म होते हैं। अब इनको नाम दे दिया गया पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, तो इनको नाम दे दिया गया अदर लॉन्ग टर्म, है दोनों लॉन्ग टर्म नेचर के। सबसे पहले अगर बात करें शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, जो कि आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे कर देते हो, जैसे कि सैलरी, इंसेंटिव, शॉर्ट टर्म बोनस। ऐसे वाले दुनिया भर के जितने भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं उनको हमेशा उसी साल में प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देना चाहिए जिस साल में वो अक्रू होते हैं, जिस साल में वो एक्रू होते हैं। ठीक है, चलिए अब अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स कौन से होते हैं? अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट दिए जाते हैं। मतलब अभी मेरा एम्प्लॉय रिटायर नहीं हुआ, रिटायरमेंट से पहले ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मैंने उसको कुछ बेनिफिट्स देने का वादा किया है। मैंने उसको बोला है कि मैं 5 साल बाद तुझे बोनस दूंगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोनस प्लान। तो ये हो जाएंगे अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो कि एक तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल बेनिफिट्स ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो एक्चुअली एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट करने के कारण हमें उसको पे करना पड़ता है। एक्चुअल रिटायरमेंट उसका फ्यूचर में है, बट हमने एम्प्लॉय को कहा कि यार तू एक काम कर, तू आज ही रिटायरमेंट ले ले। आपने VRS का नाम तो सुना होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो उसका एक्चुअल रिटायरमेंट से पहले ही हमने उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया। आप टर्मिनेट करने के 2 रीजन हो सकते हैं। या तो हमने अपने एम्प्लॉय को एक ऑफर किया कि यार तुम हमारी कंपनी छोड़ दो, बस तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, हम तुम्हें लमसम अमाउंट दे देते हैं। ठीक है, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज करती है VRS में। दूसरा होता है कि भैया उसने कांड कर लिया, हम उसको निकालना चाहते हैं, नहीं हमें तुम्हारी सर्विस से कोई मतलब नहीं है, भागो इधर से। या फिर तीसरा कि अब कंपनी का यूनिट बंद हो रहा है, कंपनी की ब्रांच बंद हो रही है, अब वो हमारे एम्प्लॉयज किसी काम के नहीं है, तो चलो यार जाओ और हम तुम्हें कुछ कॉम्पनसेशन देते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल बेनिफिट्स VRS एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह ऐसे होते हैं। इन बेनिफिट्स को भी जब जिस साल में अक्रू होते हैं, जिस साल में वो अक्रू होते हैं उसी साल में वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो चाहे टर्मिनल बेनिफिट्स हो, ये उसी साल में P&L में जाएंगे जिस साल में वो अक्रू होते हैं। इनको डेफर एंड अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट, ये जो बीच के 2 बेनिफिट्स होते हैं इनको हमें डेफर एंड अमोर्टाइज करना होता है, पर इनको समझने के लिए एक स्पेशल मेथड तैयार किया गया है। आइए सबसे पहले तो वापस से बात करते हैं कि ये जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं और अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, ये भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं। पहले डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स, दूसरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट, यहां पर आप डिफाइंड वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो फिक्स्ड वर्ड से। डिफाइंड मतलब फिक्स्ड, मतलब ऐसे प्लान्स, ऐसे बेनिफिट्स जहां पर एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जेब खर्च, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। ठीक है, तो यहां पर एम्प्लॉयर का जो खर्च है, जेब खर्च है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, वो पहले से ही डिफाइंड है, मतलब फिक्स है। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है बेनिफिट्स पे करने के लिए, वो पहले से ही फिक्स है। आइदर वो परसेंटेज के फॉर्म में फिक्स होगा, जैसे PF। अब PF में ये होता है कि एम्प्लॉयर को एक फिक्स परसेंटेज अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करना होता है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो वो जो PF टाइप के जो खर्चे होते हैं एम्प्लॉयर के लिए, वो होते हैं डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जहां पर एम्प्लॉयर को कितना कंट्रीब्यूट करना है वो पहले से ही फिक्स होता है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स क्या होते हैं? डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स ऐसे बेनिफिट प्लान होते हैं जहां पर एम्प्लॉय हर साल
इंप्लॉयर हर साल इंप्लॉय के लिए कितना जेब खर्च करेगा वो फिक्स नहीं है, पर लास्ट में जब इंप्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसको कितना अमाउंट लमसम मिलेगा वो पहले से फिक्स है। आइदर वो अमाउंट के फॉर्म में फिक्स है या फिर वो परसेंटेज के फॉर्म में फिक्स है। जैसे ग्रेचुइटी तुझे रिटायर होने पर मैं दूंगा 20 लाख रुपीस का, तो 20 लाख रुपीस का जो ग्रेचुइटी दूंगा दैट इज 20 लाख इज द फाइनल बेनिफिट मेरे भाई। तो 20 लाख इज अ फाइनल बेनिफिट, तो वो पहले से ही डिफाइंड है। या मैंने बोला कि आपको रिटायर होने पर मैं आपको दूंगा 5% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, मैं आपको ये दूंगा। नाउ 5% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इज अ डिफाइंड बेनिफिट। ये कितना बेनिफिट मिलेगा वो पहले से ही डिफाइंड है। अब उतना बेनिफिट देने के लिए मुझे हर साल कितना जेब से खर्च करना पड़ेगा, कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे वो फिक्स नहीं है। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन हर साल का फिक्स नहीं है, यहां पर कंट्रीब्यूशन पहले से ही फिक्स है। अब इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस हो सकता है थ्योरी में पूछे जाए, चांसेस बहुत कम है। जैसे यहां पर कंट्रीब्यूशन फिक्स है तो यहां पर बेनिफिट फिक्स है, कंट्रीब्यूशन फिक्स नहीं। यहां पर एक्चुअल और इन्वेस्टमेंट रिस्क जो होता है वो इंप्लॉय का होता है, मतलब अगर आगे चल के तुम्हारे फाइनल बेनिफिट्स कितने निकलेंगे वो कम ज्यादा हो गए, उसमें तुम्हारा टेंशन है, एम्प्लॉय का रिस्क है, वो एम्प्लॉयर का रिस्क नहीं है। जबकि यहां पर एम्प्लॉयर ने तो बोल दिया कि मैं तुम्हें कितना बेनिफिट दूंगा, वो बेनिफिट देने के लिए हर साल मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो पूरा रिस्क यहां पर एम्प्लॉयर का होता है। उसके बाद एक्चुअल अजम्पशंस की जरूरत यहां पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जरूरत नहीं पड़ती, एक्चुअली के अजम्पशंस की यहां पर एक्चुअली के अजम्पशंस की जरूरत पड़ती है। यहां जो कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पूरा का पूरा इमीडिएटली पीएनएल में चार्ज किया जाता है। यहां पर इवन डिस्काउंटिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि यहां पर एक्चुअल अजम्पशन तो होते ही होते हैं और उसके साथ साथ अकाउंटिंग करने के लिए एक स्पेशल मेथड बनाया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड को मैंने सिंपल फॉर्म में डिफाइन किया है 4 स्टेप्स के अंदर। मैं अभी आपको वो 4 स्टेप्स भी बताऊंगा। प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड को कैसे सॉल्व करना है मैं ये 4 स्टेप भी बताऊंगा और प्रॉपर एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं कि क्या होता है। अब हम पूरा का पूरा फोकस थोड़ी देर तक करने वाले हैं डीबीपी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के ऊपर, क्योंकि जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स है वही एक क्रूशियल अकाउंटिंग है AS15 की, क्योंकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा पीएनएल में जाता है। अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में होता क्या है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की जब अकाउंटिंग हम करते हैं तो उसमें मेजर तौर पर एक असेट जिसका नाम होता है प्लान असेट और दूसरा एक लाइबिलिटी जिसका नाम होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये दो चीजें रिकॉग्नाइज की जाती है, ये दो चीजें ओपन की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हम एक डीबीओ लाइबिलिटी बनाते हैं और एक प्लान असेट बनाते हैं। आइए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले डीबीओ लाइबिलिटी। अरे भाई आप अगर इसको ऐसा सोचो कि अगर मान लो आज आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने का वादा किया और सैलरी अक्रू हो चुकी है इस महीने की, तो आप एंट्री क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग या टू सैलरी पेबल। तो जो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल है ना, ये बस ये पॉइंट ये सैलरी का है और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। और अगर यहीं पर मैं इसका नाम चेंज कर दूं डीबीओ लायबिलिटी या डीबीओ आउटस्टैंडिंग तो ये वही चीज है। तो इट इज नथिंग बेटा, ये बस ऐसी चीज है जो तू आज ही बुक कर रहा है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। तूने अपने एम्प्लॉय को बोला कि तू 5 साल बाद अपने एम्प्लॉय को पे करेगा एक डिफाइंड बेनिफिट, उसमें से तेरे एम्प्लॉय ने फर्स्ट ईयर का सर्विस दे दिया, पर तू पे तो 5वें साल के बाद करेगा। जब फर्स्ट ईयर का सर्विस तुम्हें एम्प्लॉय से मिल गया, जब फर्स्ट ईयर का सर्विस आपको अपने एम्प्लॉय से मिल गया, तो ऐसे केस में फर्स्ट ईयर का जो बेनिफिट इंप्लॉय के लिए अक्रू होना चाहिए और इंप्लॉयर को जो एक्सपेंस बुक करना चाहिए उसके लिए वो एक्सपेंस तो हम बुक करेंगे, पर जो उसका सेकंड इफेक्ट होगा वो लायबिलिटी में जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब आप बोलोगे सर वो एक्सपेंस का नाम क्या होगा? एक्सपेंस का नाम होगा करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट। एंट्री क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ या फिर टू डीबीओ लायबिलिटी। एक तरीके से सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। बस ये है कि ये लॉन्ग टर्म है और नाम थोड़े से इस बार अलग है। अब ये करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। करंट सर्विस कॉस्ट इंप्लॉय बेनिफिट में जाएगा और इंटरेस्ट कॉस्ट आपका फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो जो जैसे तू सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल करता है ना, बस वैसे ही है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब यहां पर बस फर्क इतना है कि क्योंकि ये जो बेनिफिट है ये लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट है, मुझे पता है कि मुझे अपने एम्प्लॉय को 5 इयर्स के बाद पेमेंट करना है, एक डिफाइंड पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अपने एम्प्लॉय को 20 लाख रुपीस का पेमेंट करना है 5 इयर्स के बाद, और मेरे ऐसे कुल मिला के 100 एम्प्लॉइज है। 100 एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है। तो मैं आज से ही क्यों ना सेविंग करना शुरू कर दूं, आज से ही कुछ अमाउंट अपनी जेब से निकालकर मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं। तो जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा आज से ही, उस इन्वेस्टमेंट को हम नाम देते हैं प्लान एसेट। प्लान एसेट बेटा कुछ नहीं है, एक तरीके से तुम्हारा वो
इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। इंप्लॉयर जो इन्वेस्टमेंट करता है एवरी ईयर अपनी जेब से, ताकि आगे चल के जब इंप्लॉय को पे करना पड़ेगा तो ये इन्वेस्टमेंट बेचकर हम उसको पे करेंगे, उसको कहते हैं प्लान असेट। ठीक है, अब ये प्लान असेट के अंदर जब तू इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या एंट्री करेगा? एंट्री करेगा प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये लिखा है कि जब भी आप कंट्रीब्यूशन करोगे, अब बस थोड़ा सा ना शब्दों का अंतर है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो कंट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब तू कंट्रीब्यूट करेगा तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब तुम्हें इनकम जनरेट होगी, तो वो इनकम को तुम बोलते हो रिटर्न। आप उस इनकम को क्या बोलोगे? रिटर्न बोलोगे। और उस रिटर्न की आप एंट्री करोगे प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि हम जब रिटर्न बुक करेंगे, रिटर्न भी हम एक एस्टिमेटेड रेट के हिसाब से बुक करेंगे। प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू एस्टिमेटेड रिटर्न, ये एस्टिमेटेड रिटर्न का जो रेट होगा ये एक्चुअली हमें अज्यूम करके देगा, और हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आ रहा है वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है, इसीलिए हमें वो कैश में नहीं मिल रहा है, वो री इन्वेस्ट होकर हमारे प्लान असेट को कहीं ना कहीं बढ़ा दे रहा है। प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। आई मेरी बात समझ में? तो ये दो इंपॉर्टेंट असेट्स दो इंपॉर्टेंट अकाउंट ओपन किए जाएंगे, डीबीओ लायबिलिटी और प्लान असेट करके। क्लियर हुआ? अब इसी चीज को और आगे समझने के लिए हम आगे और बढ़ेंगे कि इसको करना कैसे है। डेफिनेटली हम इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं आपको ना ये एग्जाम्पल्स भी आपके सामने दूंगा। अब मैं पूरे एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे क्विक रिवीजन करना है। मुझे यकीन है कि आप जब सामने रख के ये देखोगे, आप अभी कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी होता क्या है? होता कुछ ये है कि मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि मैं आपको 8% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, अगर तुम मुझे 5 इयर्स की सर्विस देते हो तो 5 इयर्स के बाद 8% ऑफ फाइनल सैलरी जो भी तुम्हारा होगा मल्टीप्लाई बाय ईच ईयर ऑफ सर्विस मतलब 5, इतना तुम्हें बेनिफिट दूंगा। तो बेनिफिट कितना आया? देखो, करंट सैलरी है उसकी 6 लाख रुपीस, और 5 इयर्स के बाद उसकी सैलरी 7% के इंक्रीज रेट के अकॉर्डिंग हो जाएगी 7,86,478। तो सैलरी फ्यूचर की कितनी सैलरी होगी वो मैंने निकाल दी, क्वेश्चन में मुझे रेट दिया होगा, और उस फ्यूचर की सैलरी का 8% मल्टीप्लाई बाय 5 इयर्स ऑफ सर्विस एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंप्लॉइज अगर दिया है तो कुल मिला के मुझे पता है कि मुझे इतना बेनिफिट देना है। इसको बोलते हैं 1,57,29,552, इसको बोलते हैं टोटल डिफाइंड बेनिफिट। तो मैंने आपको यहां पर यह सिखाने की कोशिश की है कि आप स्टेप नंबर 1 में हमेशा एस्टिमेटेड टोटल डिफाइंड बेनिफिट निकालोगे। क्या निकालोगे? एस्टिमेटेड टोटल डिफाइंड बेनिफिट टू बी पेड। आप कुल मिला के कितना बेनिफिट पे करोगे बेस्ड ऑन फ्यूचर सैलरी। तो स्टेप नंबर 1 में आप एस्टिमेटेड टोटल डिफाइंड बेनिफिट निकालोगे। अब आप इतना बेनिफिट पे करोगे 5 इयर्स के बाद, तो हर साल में इसको अलोकेट कर दो। तो स्टेप नंबर 2 आ गया, कैलकुलेट अलोकेटेड बेनिफिट्स। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 5, अगर क्वेश्चन में 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, व्हाटएवर, आपने अलोकेटेड बेनिफिट्स निकाल लिया। देखिए आपका स्टेप नंबर 2 आ गया, अलोकेटेड बेनिफिट्स पर ईयर, मतलब स्टेप नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल ईयर्स टू बी सर्व्ड। एम्प्लॉय को मिनिमम कितने ईयर सर्व करने हैं। अब तीसरी स्टेप, थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। थर्ड स्टेप में हम करंट सर्विस कॉस्ट निकालते हैं, और करंट सर्विस कॉस्ट निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो भी आपका अलोकेटेड बेनिफिट आया वो हर साल का बेनिफिट है, और आपको ये समझना है कि जो अलोकेटेड बेनिफिट है ये एक्चुअली में फ्यूचर कॉस्ट है। ये फ्यूचर का कॉस्ट है। आज हमें इसका आज का वैल्यू निकालना है, तो हम इसका प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग करते हैं, और डिस्काउंटिंग कर जब हम करेंगे तो हम नीचे से ऊपर डिस्काउंटिंग करेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि 0.909, 0.826 ऐसे ऊपर से नीचे डिस्काउंटिंग होती है, पर इस केस में हम यहां पर नीचे से ऊपर डिस्काउंटिंग करेंगे। इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो यहां पर आप देखिए कि जो लास्ट वाला अमाउंट है उसकी मैंने डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि लास्ट वाला अमाउंट 5th ईयर में अक्रू होगा और मुझे उसको 5th ईयर में पे करना है। जो 4th वाला अमाउंट है वो एक्चुअली 4th ईयर के एंड में अक्रू हो जाएगा, बट मुझे उसको पे करना है 5th ईयर के एंड में, इसलिए मैंने उसका 1 ईयर का डिस्काउंटिंग किया। और यही रीजन है कि मैं उसका अपस्ट्रीम डिस्काउंटिंग कर रहा हूं, नीचे से ऊपर उसका डिस्काउंटिंग कर रहा हूं। तो जो थर्ड नंबर स्टेप है वो क्या है? कैलकुलेट करंट सर्विस कॉस्ट बाय डिस्काउंटिंग ईच ईयर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब नीचे से ऊपर। एक बार मेरी करंट सर्विस कॉस्ट निकल गई तो ये मेरी हर साल की अक्रूड एक्सपेंस हो जाएगी, ये मेरी हर साल की अक्रूड एक्सपेंस हो जाएगी। और इसी को मैंने आपको अभी थोड़ी देर में एंट्री बोला था कि करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कॉस्ट अभी निकालना सिखाऊंगा डेबिट टू डीबीओ लायबिलिटी। लास्ट स्टेप होती है इंटरेस्ट निकालना, और इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपने फर्स्ट ईयर में जैसे 2148 आपने अक्रू हुआ, आपका फर्स्ट ईयर के एंड में अक्रू हुआ, तो फर्स्ट ईयर में आपका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं निकला। ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। अब ये पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहा तो इसके ऊपर निकलेगा इंटरेस्ट। फिर लास्ट सेकंड ईयर के एंड में वापस से ये करंट सर्विस कॉस्ट अक्रू हो जाएगी 2362 वाली, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो हमेशा इंटरेस्ट कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस पर निकाला जाएगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपका एक्सपेंडिचर है एक तरीके से। मतलब कुल मिला के जो आप ये
5729 पे करोगे 5 इयर्स के बाद, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक फाइनेंस एलिमेंट है, एक इंटरेस्ट का एलिमेंट है, जिसको आप अलग से बुक कर रहे हो, जिसको आप अलग से रिकॉर्ड कर रहे हो। कुछ नहीं है, टोटल बेनिफिट्स हमारा एक्सपेंडिचर है जो 5 इयर्स में रिकॉर्ड होगा दो हिस्सों में। एक इंप्लॉय की सर्विस के बदले हमने उसको कितना पे किया, जिसको बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट, और दूसरा हमने जो, क्योंकि हमने उसको लेट पेमेंट किया, हम उसको 5 इयर्स के बाद कर रहे हैं, तो हमें उसको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट अलग से बुक करते हैं। इसलिए फोर्थ स्टेप हमने देख लिया, प्रिपेयर इंटरेस्ट शेड्यूल, जिसमें आप ओपनिंग, फिर निकालते हो ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट, और फिर निकालते हो, फिर आप रखते हो करंट सर्विस कॉस्ट, और फिर लिख देते हो क्लोजिंग। इस तरीके से आपको 4 स्टेप्स के अंदर आपको ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की जो लायबिलिटी है ये आपकी निकल जाती है। तो यहां पर मैंने यही लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट फॉलोइंग आइटम्स, जहां पर आप करंट सर्विस कॉस्ट का क्या करते हो, डिस्काउंटिंग करते हो, आप उसका डिस्काउंटिंग अपस्ट्रीम करते हो। यहां पर आप इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हो, इंटरेस्ट कॉस्ट को आप ओपनिंग लायबिलिटी के ऊपर निकालते हो, उसी डिस्काउंटिंग रेट का यूज करके जो जहां पर आपने ये डिस्काउंटिंग किया था करंट सर्विस कॉस्ट का। उसके बाद अभी आप यहां पर रुक जाइए, ये फाइनेंस इनकम है, इसको मैं प्लान एसेट के अंदर बताऊंगा। तो आपने अभी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन निकालना सीखा। उसके डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के बारे में अगर और बात करें तो बैलेंस शीट डेट पर ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपकी रीमेजर हो सकती है। क्या हो सकती है? रीमेजर हो सकती है। एक्चुअली ने उसको रीमेजर करके दिया, वो एक्चुअली का काम है। एक्चुअली आपको क्वेश्चन में आपको बता देगा कि क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी का कितना है, और अगर लायबिलिटी में चेंज हुआ है, वो जो चेंज होगा उस चेंज को हम बोलेंगे एक्चुअल गेन और लॉस, और वो एक्चुअल गेन और लॉस जो होगा वो P&L में जाएगा। या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो एक्चुअल लॉस होगा, या तो आपकी लायबिलिटी गिर जाएगी तो एक्चुअल गेन होगा, और वो जाएगा कहां? डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये था आपका ओवरऑल डीबीओ का फंडा। अब आते हैं अपन प्लान एसेट के ऊपर। तो प्लान एसेट की अगर जब बात करें तो प्लान एसेट एक तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और जो प्लान एसेट आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आप जब जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो एंट्री करते हो प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इनकम बुक करना है तो एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आप बुक करते हो। इनकम बुक करने के लिए आपको एक रेट, एक्चुअली आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप इनकम बुक करते हो। अब वो भी मैं आपको भी बताऊंगा कि इनकम कैसे बुक होगी। उस इनकम को कहा जाता है फाइनेंस इनकम, या उसको कहा जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या कहा जाता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा कैसे? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का तरीका देखिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने यहां पर इमीडिएटली फर्स्ट ईयर, यहां से मान लीजिए मैंने 5 इयर्स का मैंने प्लान अनाउंस किया अपने एम्प्लॉइज के लिए, और मैंने इमीडिएटली यहां पर 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया। फर्स्ट डे पे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है ना। अब मान लीजिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे पे हुआ, तो जब मैं यहां पर इनकम निकालूंगा तो इनकम का मान लो मुझे रेट दिया हुआ है 10%, तो मैं 10% ऑफ 5 लाख मतलब मेरी इनकम निकल गई सिंपली। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? अब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में मैंने अगेन यहां मेरा ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से कुछ इन्वेस्टमेंट किया। अब हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट मैं बिगिनिंग में करूं, हो सकता है मैं इन्वेस्टमेंट एंड में करूं, या हो सकता है मैं इन्वेस्टमेंट कहीं पर मिड में करूं। इसके अलावा भी बहुत सारे चांसेस है, पर क्वेश्चन में या तो आपको बिगिनिंग दिया रहेगा या तो मिड दिया रहेगा। तो ऐसे केस में आपको फाइनेंस इनकम कैसे निकालनी है, तो आइए ध्यान से यहां पर देखिए। आप फाइनेंस इनकम मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट है, फाइनेंस इनकम आप कैसे निकालोगे? अगर आप प्लान एसेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या प्लान एसेट को अगर आप बेच रहे हो, बेचने के लिए आपको बेनिफिट्स आपको पे करना पड़ेगा। आप अपने इंप्लॉय को बेनिफिट्स पे कर रहे हो, इसीलिए आपको प्लान एसेट्स बेचना पड़ रहा है। तो अगर आप अपने प्लान एसेट्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या आप अगर अपने प्लान एसेट्स को बेच रहे हो, और बिगिनिंग में बेच रहे हो या ईयर एंड में बेच रहे हो, तो आपको एनुअल रेट लेना है। आपको कौन सा रेट लेना है? एनुअल रेट लेना है। पर अगर यहीं पर आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो प्लान एसेट्स में, या फिर प्लान एसेट्स को बेच रहे हो मिड ऑफ द ईयर में, तो उस मिड ऑफ द ईयर के लिए आपको एक 6 मंथली रेट निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है 1 प्लस एनुअल रेट माइनस 1। अब ये मैं सारी बात आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आइए एग्जांपल नंबर 3 के हिसाब से आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले तो कुछ रेट्स दिए हुए हैं, जिसमें इंटरेस्ट डिविडेंड का रेट 9% है, रियलाइज अनरियलाइज गेन का रेट 1.5% है, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगा 1%। मतलब कुल मिला के इन्वेस्टमेंट मेंटेन करने के लिए कुल मिला के आपका 9.5% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेगा। आपको प्लान एसेट के ऊपर 9.5% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, ये माइनस करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब ये आपका एक एनुअल रेट है, ये एनुअल रेट है। पर इसके अलावा आपको एक 6 मंथली रेट निकालना होता है, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एनुअल रेट। मतलब 1 प्लस एनुअल रेट। एनुअल रेट क्या था? 9.5, तो 9.5 डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज में तो वो हो जाएगा 0.095। तो 1 प्लस 0.095 माइनस 1, ठीक है। इसका आपने अंडर रूट किया। सबसे पहले आपने क्या किया? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
0.095, जो भी आया आंसर उसमें से आपने -1 किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका ये रेट आ गया। इस रेट को आप बोलोगे 6 मंथली रेट। अब ये 6 मंथली रेट हम क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आपका ओपनिंग प्लान एसेट की वैल्यू थी 10,000, तो जो ओपनिंग प्लान एसेट आपका 10,000 है, इसके ऊपर तो आपका पूरा पूरा एनुअल रेट लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही अमाउंट इन्वेस्टेड है। ये 10,000 का अमाउंट पहले दिन से इन्वेस्टेड है, तो 9.5% आप डायरेक्टली 10,000 का लगा दो। आप 10,000 का 9.5% लगा दो, आपका कितना आएगा? 10,000 का 9.5% आप लगा दोगे तो डेफिनेटली आपका 950 रुपीज आएगा, ठीक है। बट आगे देखिए क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ, मिड ऑफ द ईयर में 30 जून को 30 सितंबर में इट पेड बेनिफिट्स ऑफ 1500। बेनिफिट पे करने के लिए हमने प्लान एसेट को बेचा होगा, और प्लान एसेट को बेचा होगा तो हमारी प्लान एसेट 1500 से गिर गई होगी। पर एट द सेम टाइम रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 4500, मतलब हमने प्लान एसेट में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी किया, जो हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो एक हमने इन्वेस्टमेंट किया 4500 का, और हमने प्लान एसेट को बेचा 1500 का, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया? 45 माइनस 15, हमारा नेट कंट्रीब्यूशन था 3000। उस 3000 के नेट कंट्रीब्यूशन पर आपको 6 मंथली रेट लगाना है, क्योंकि आपने ये मिड ऑफ द ईयर में किया। अगर यही चीज, यही 3000 अगर आप ये भी बिगिनिंग में करते, 1 अप्रैल को करते, तो आप इसके ऊपर 9.5% ही रेट लगाते, आपको 6 मंथली रेट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आप इस तरीके से इंटरेस्ट निकालते हो, और टोटल इंटरेस्ट निकालकर आपके प्लान एसेट की वैल्यू आपकी बढ़ गई। तो कुल मिला के ये होता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जब आप निकालते हो तो आपको 6 मंथली रेट की जरूरत तब पड़ती है जब आप प्लान एसेट में कंट्रीब्यूट करते हो और प्लान एसेट को सेल करते हो ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर। तो ऐसे केस में कंट्रीब्यूशन माइनस सेल, नेट कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको 6 मंथली रेट लगाना होता है, और अल्टीमेटली ये एंट्री बुक करनी होती है। आई मेरी बात समझ में? इन दिस वे वी एक्चुअली अकाउंट फॉर अवर प्लान एसेट। अब अगर प्लान एसेट का मैं आपको अकाउंट दिखाऊं तो ध्यान से प्लान एसेट का अकाउंट देखिए। सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो मतलब फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। उसके बाद आपने प्लान एसेट में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप करोगे टू बैंक, मतलब कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर ओपनिंग अमाउंट दिया रहेगा तो ओपनिंग के ऊपर आप पूरा पूरा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका किसके ऊपर निकलेगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका ओपनिंग के ऊपर निकलेगा, एनुअल रेट के हिसाब से। कंट्रीब्यूशन आपने किया तो टू बैंक, और कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा। कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपने जब प्लान एसेट को सेल किया, क्योंकि आपको बेनिफिट्स पे करने थे अपने एम्प्लॉय को, तो आपको इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ा, तो आपने बाय बैंक किया, क्योंकि आपको बेचना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट हो गया। अब ये वाला कंट्रीब्यूशन का अमाउंट और ये वाला बेनिफिट्स का अमाउंट नेट करके जो नेट कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो। अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न डिपेंड करता है कि एनुअल रेट पर निकलेगा कि 6 मंथली रेट पर निकलेगा। एनुअल रेट पर तब निकलेगा जब आपका बिगिनिंग में कंट्रीब्यूशन किया गया है और बेनिफिट्स पे किए गए, और अगर मिड है तो मिड के केस में आपका 6 मंथली रेट होगा, और अगर एंड है तो इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा ही नहीं, बिकॉज आपने ये जो कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स किया है वो एंड में किया है, तो इस पे आपका कोई इंटरेस्ट अलग से निकलेगा ही नहीं। अब इसके अलावा चौथी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। प्लीज कमेंट पर कोई मत पूछेगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में आपको इन 3 में से कोई एक सिचुएशन दी जाएगी। फिर क्या होगा? फिर एंड में आपको क्लोजिंग बैलेंस का, प्लान एसेट का क्लोजिंग बैलेंस का फेयर वैल्यू दिया रहेगा। एक्चुअली ने आपको फेयर वैल्यू दे दिया। अब ये अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो इसमें आपका बैलेंसिंग फिगर अगर आएगा तो वो बैलेंसिंग फिगर होगा आपका या तो एक्चुअल गेन या तो एक्चुअल लॉस। मतलब अगर प्लान एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसको एक्चुअल गेन बोलोगे, और अगर वैल्यू गिर रही है तो एक्चुअल लॉस बोलोगे, और ये एक्चुअल गेन लॉस आपका हमेशा P&L में जाएगा। अब आपसे वो एक और चीज पूछेगा कि कैलकुलेट एक्चुअल रिटर्न। कैलकुलेट क्या बोलेगा आपको? एक्चुअल रिटर्न। तो एक्चुअल रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है उसमें प्लस कर दो एक्चुअल गेन ऑन प्लान एसेट या एक्चुअल लॉस ऑन प्लान एसेट, ठीक है। एक्चुअल गेन या एक्चुअल लॉस ऑन प्लान असेट। तो अगर आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न में एक्चुअल गेन लॉस एड लेस कर देते हो तो आपको एक्चुअल रिटर्न मिल जाता है। आपको वो प्लान असेट का एक्चुअल गेन और लॉस प्लस माइनस करना पड़ता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है छोटी छोटी, अब बहुत ही छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं गाइस। यहां पर आता है पास्ट सर्विस कॉस्ट। पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब होता है, पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब होता है कि देखिए आपने 5 इयर्स के लिए बेनिफिट अनाउंस किया था, ठीक है ना, और आपने मान लीजिए बेनिफिट अनाउंस किया था, मान लीजिए आपने बेनिफिट अनाउंस किया था 5% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी आप पे करोगे। पर आगे चल के आपने मान लीजिए 3rd ईयर के एंड में, मतलब 4th ईयर के बिगिनिंग में प्लान में कुछ चेंजेस कर दिए, और अब आप बोल रहे हो कि मैं 5% नहीं दूंगा, मैं 7% बेनिफिट आपको दूंगा। तो आप क्योंकि बेनिफिट बढ़ा रहे हो, अगर यही बेनिफिट शुरू से होता तो ज्यादा एक्सपेंडिचर हर साल का बुक होता। तो जो 7%, 5 माइनस 7, जो 2% का एडिशनल एक्सपेंस आया, फॉर एग्जांपल आया वो 50,000, और ये 50,000 सिर्फ एक साल का नहीं है, ये एडिशनल एक्सपेंस पूरा 5 इयर्स का है। मान लीजिए कितने साल का है? 5 इयर्स। तो अगर ये पूरा एडिशनल एक्सपेंस 2% का जो 50,000 आया, उसमें से कितने साल हो चुके हैं? ऑलरेडी 3 इयर्स हो चुके हैं। तो 3 इयर्स का मान लो प्रोपोर्शनेट बनता है 30,000, तो 30,000 को मैं बोलूंगा पास्ट सर्विस कॉस्ट। मतलब ये वो एडिशनल एक्सपेंसेस है जो एक्चुअली अभी तक बुक हो जाने चाहिए बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्लान, और बाकी जो रिमेनिंग 20,000 बच गए उसको बोलेंगे हम अनअमोटाइज या अनरिकॉग्नाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट।
जिसको मैं फ्यूचर में रिकॉर्ड करूंगा। तो ये उसका वही कॉन्सेप्ट है। पास सर्विस कॉस्ट मतलब आपने अपने प्लान में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में कोई भी चेंजेस किए, कोई भी अमेंडमेंट किए, जिससे आप उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट निकाल रहे हो। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है अमोटाइज, एक होता है अनअमोटाइज। अमोटाइज मतलब उतने साल का बेनिफिट जितने साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वेस्टेड। आप इसको वेस्टेड पे लोगे, जितने ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उतने साल का जो बेनिफिट है वो इमीडिएटली एंट्री पास करनी पड़ेगी। और इसकी एंट्री आप पास करते हो पास सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ लायबिलिटी, और पास सर्विस कॉस्ट आपका इमीडिएटली पीएनएल में जाता है। जबकि जो अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट होता है वो होता है जो आपका नेक्स्ट 2 इयर्स का जो कॉस्ट है आप उसको अलग से बुक करते हो और उसकी आप एंट्री करते हो अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ लायबिलिटी। और जो ये अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट होता है आप इसको बाकी के बचे हुए सालों में एसएलएम बेसिस पर पीएनएल में रिकॉर्ड करते हो। तो इस तरीके से आप अपनी पास सर्विस कॉस्ट निकालते हो। अब अगर उसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो आपका प्रोविजन फॉर डीबीओ अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर डीबीओ अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा, अगर फर्स्ट ईयर नहीं है तो, फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। फिर करंट सर्विस कॉस्ट आपने बुक किया, एंट्री किया करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ लायबिलिटी। आपने वैसे इंटरेस्ट कॉस्ट बुक किया, ये दोनों चीजें आप पीएनएल में डालते हो। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में पास सर्विस कॉस्ट और अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट बुक करना पड़ रहा है तो उससे भी आपकी डीबीओ लायबिलिटी बढ़ जाती है। ये आपका डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा, ये भी पीएनएल में जाएगा, ये भी पीएनएल में जाएगा, बट जो अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट है वो धीरे धीरे पीएनएल में जाएगा, डिफरेंट अमोटाइज होगा। ठीक है, फिर आप डेबिट साइड में देखो, अगर आप अपने इंप्लॉय को रिटायर वर्क कर रहे हो और रिटायरमेंट के टाइम पर जब आप उनको पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते टाइम उनको आपने पेमेंट किया, आपने एंट्री किया प्रोविजन फॉर डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब ये बेनिफिट्स पे करने के लिए आपने लायबिलिटी पे कर दिया और यही बेनिफिट्स पे करने के लिए आपको प्लान एसेट को भी बेचना था। तो जो बेनिफिट्स आप पे कर रहे हो उसका दो इफेक्ट होता है, एक तो आपको पे करना है और दूसरा आपको प्लान एसेट बेचना है। फिर लास्ट में आपको क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अगर नहीं दिया तो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो इस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल गेन या एक्चुअल लॉस आएगा। अब आप देख रहे हो कि एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉस यहां पर भी आ रहा है, क्योंकि अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो एक्चुअल लॉस है और लायबिलिटी गिर रही है तो एक्चुअल गेन है। यहां पर भी एक्चुअल गेन और लॉस जो होता है वो आपका पीएनएल में जाएगा। पर अब याद रखिएगा कि जहां मैंने आपको ये बोला था एनुअल रिटर्न के अंदर, एनुअल रिटर्न एक तरीके से आपकी इनकम होती है और यहां पर जो आप एक्चुअल गेन और लॉस लेते हो वो सिर्फ प्लान एसेट वाला लेते हो, वो आप डीबीओ वाला एक्चुअल गेन और लॉस नहीं लेते हो, आप उसको अलग से पीएनएल में बुक करते हो। अगर वो आपसे ये पूछता है कि आप निकाल के बताइए नेट एक्चुअल लॉस और गेन कितना है, मतलब वो आपको बोल रहा है कि प्लान एसेट का एक्चुअल गेन और लॉस और डीबीओ का एक्चुअल गेन लॉस को नेट करके बताओ कि कितना होगा। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ता है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट का मतलब अभी जहां मैंने आपको बोला कि मैं प्लान के अंदर चेंजेस कर रहा हूं और मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं बल्कि मैं अब आपको ज्यादा दूंगा, तो कर्टेलमेंट का जस्ट उल्टा होता है। जहां मैंने प्लान आपको बोला था कि 5% दूंगा, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपका 5% मैंने कैंसिल कर दिया, खत्म करो, मैं आपको प्लान नहीं दूंगा, या फिर मैं रिड्यूस कर रहा हूं। तो कर्टेलमेंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द बेनिफिट्स को रिड्यूस करना या फिर बेनिफिट्स को खत्म करना, और खत्म करके मैं आपको बोल रहा हूं अब मैं आपको बेनिफिट फ्यूचर में नहीं दूंगा, एक लमसम कॉम्पनसेशन मुझसे आप अभी के अभी ले लो। अल्टीमेटली क्या होता है, यहां पर आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो देखो यहां पर आपने लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कर दिया, डीबीओ लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अगर उसके बदले आप सामने वाले को कुछ पे कर रहे हो तो आप टू बैंक करते हो, अगर सेटलमेंट अमाउंट दे रहे हो, कुछ कॉम्पनसेशन दे रहे हो। अच्छा, जो आपने डीबीओ लायबिलिटी कम की, आपने ये डीबीओ लायबिलिटी मान लो पहले कभी बढ़ाई थी और उसके अंदर आपने अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट भी एंट्री करके रखी थी, जो अभी भी अनअमोटाइज पोर्शन बचा हुआ है। अब क्योंकि आप अपनी लायबिलिटी को गिरा रहे हो तो वो जो अनअमोटाइज वाला पोर्शन है उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा उतने अमाउंट से। तो प्रोपोर्शनेटली अगर आप अपनी लायबिलिटी को 10% से गिरा रहे हो तो 10% से आपका अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट भी गिर जाएगा। अगर आप उनको कुछ कॉम्पनसेशन दे रहे हो तो टू बैंक, और अगर बाकी का जो भी डिफरेंस आ गया और अगर कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हो तो आपका ये गेन हो जाएगा, और गेन ऑन कर्टेलमेंट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। आई मेरी बात समझ में, ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा, अब इसी के साथ आपका ओवरऑल देखा जाए तो आपका अकाउंटिंग फॉर डीबीपी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की अकाउंटिंग पूरी तरीके से आपकी खत्म हो गई। तो प्लान एसेट को भी बैलेंस शीट डेट पर मेजर किया जाएगा, फेयर वैल्यू दिया जाएगा, और फेयर वैल्यू देने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल गेन और लॉस होता है, वो पीएनएल में जाता है। अब बचा सिर्फ आखिरी बात, वो है आपकी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बहुत ही इजी है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो लीव इनकैशमेंट्स, मतलब शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस, अगर छुट्टी करोगे तो छुट्टी के बदले हम आपको कैश देंगे या छुट्टी के बदले आपको एक्स्ट्रा छुट्टियां देंगे, और एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। अब ये जो शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एक्सपेंस है, इसमें क्या होता है, नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स। अगर आपने छुट्टी के दिन भी काम किया है तो हम आपको उसके बदले कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे, उसके बदले कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करेंगे, एडिशनल बेनिफिट नहीं देंगे। तो नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स मतलब नो एडिशनल बेनिफिट, नो एडिशनल बेनिफिट, नो एडिशनल बेनिफिट। अगर कोई एडिशनल बेनिफिट एम्प्लॉयर देगा ही नहीं तो उसको कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए कोई एक्सपेंस है ही नहीं। पर अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटिंग लीव्स है, मतलब उसके बदले हम आपको एडिशनल बेनिफिट्स देंगे, उसके बदले हम आपको एडिशनल
बेनिफिट्स देंगे। अब ये एडिशनल बेनिफिट्स कैसे होंगे? आपने छुट्टी के दिन भी काम किया है तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि उसके बदले आप हमसे एक्स्ट्रा कैश ले लो। अगर ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे वेस्टेड बेनिफिट। क्या बोलेंगे? वेस्टेड बेनिफिट। और जितना भी कैश के लिए हम लायबल हैं, हम उतने का 100% प्रोविजन क्रिएट करेंगे, एंट्री पास करेंगे, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल, जो भी सैलरी पेबल है या वॉट एवर जो भी पेबल है। तो कुल मिला के हम 100% प्रोविजन क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें कैश पे करना है। उसने छुट्टियों के दिन भी काम किया। पर अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि छुट्टियों के दिन अगर तुम काम करते हो पर हम तुम्हें कैश में कॉम्पनसेट नहीं करेंगे, हम तुम्हें एक्स्ट्रा छुट्टियां फ्यूचर में देंगे, तो उसको बोलते हैं अनवेस्टेड बेनिफिट्स। मतलब छुट्टियों के बदले छुट्टी हम आपको देंगे, फ्यूचर में आप छुट्टी कर सकते हो। तो यहां पर फ्यूचर में जब छुट्टी करोगे तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे तो मेरी सर्विस कम होगी ना, और तुमने मुझे अभी सर्विस ज्यादा दिया, तुम्हारी इस टाइम पे मुझे ज्यादा सर्विस मिली, तो एक्सपेंस भी मुझे कंपैरेटिवली मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ज्यादा बुक करना चाहिए। फ्यूचर में तुम्हारी मुझे सर्विस कम मिलेगी तो फ्यूचर का एक्सपेंस कम होना चाहिए। तो यहां जब मैं एक्सपेंस बुक करूंगा तो मैं बेस्ड ऑन एस्टिमेशन बुक करूंगा कि तुमने मान लो तुमने अपनी 10 छुट्टियों पे काम किया तो तुम्हारी मैं 10 छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, पर मुझे पता है कि उन 10 में से भी तुम हार्डली 6 छुट्टियां अवेल कर पाओगे, बाकी 4 छुट्टियां तुम्हारी लैप्स हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ 6 छुट्टियों के बराबर का एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, 6 छुट्टियों के बराबर का सैलरी एक्सपेंस आज मैं बुक करूंगा, क्योंकि 4 का मुझे पता है कि कॉम्पनसेशन मुझे नहीं देना पड़ेगा, वो लैप्स हो जाएंगी, तुम उस टाइम पे भी तुम काम ही करोगे। तो मैं उतना प्रोविजन बनाऊंगा जितना मुझे एक्सपेक्टेड है कि तुम छुट्टियां यूटिलाइज करने वाले हो फ्यूचर में। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान क्या होता है? जब एक इंप्लॉय कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा होता है, कि इंप्लॉय का कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा होता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। तो भले वो कंपनी के प्रॉफिट्स में उसका हिस्सा है पर एक्चुअली में कंपनी के लिए वो एक एक्सपेंस ही है, तो कंपनी उसको एक्सपेंस बुक करेगी तब जब कंपनी के लिए वो एक लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू पे है। अगर सच में कंपनी को लगता है कि हाँ हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है या फिर कंस्ट्रक्टिव हमने उसको कमिटमेंट किया था कि हमें पे करना है, तो हम उसकी लायबिलिटी बुक करेंगे, और हम उसका एस्टिमेशन कर पा रहे हैं तो हम उसको बुक करेंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस वाज एक्चुअली में आपका AS15, जिसके अंदर हमने बहुत सारी बातें देखी। जो प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड है वो डिफाइंड बेनिफिट क्या बोलते हैं, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में लगता है, और उसकी 4 स्टेप्स होती है। स्टेप नंबर 1 में आप टोटल बेनिफिट्स को एस्टिमेट करते हो, स्टेप नंबर 2 में आप अलोकेट करते हो, स्टेप नंबर 3 में करंट सर्विस कॉस्ट निकालते हो डिस्काउंटिंग करके अपस्ट्रीम से, और स्टेप नंबर 4 में आप इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हो ओपनिंग के ऊपर। सो इस तरीके से आपका AS15 हो गया खत्म। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये एग्जांपल्स आप मेरे साथ साथ करते जाइएगा। इसका भी अटैचमेंट मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, नोट्स डाउनलोड कर लेना तो सब समझ में आ जाएगा। गाइस आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक जरूर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।